एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति। अभी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पार्ट 1 ऑफ टॉप 100 IBQs एंड इन टुडेज वीडियो विल बी कवरिंग द पार्ट 2 ऑफ द टॉप 100 IBQs फॉर द मेंस एग्जाम। और साथ ही हमारा जो नेक्स्ट होगा पार्ट 3 विल बी एक्सक्लूसिवली अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसमें हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड IBQs आएगा, जिसमें हमारा ऑब्स का फोरसेप्स हो गया, हमारा मैनुअर्स हो गया, प्लेसेंटा से रिलेटेड इमेजेस हो गया। ये सब हमारा पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द पार्ट 2 विच कंटेन्स रेस्ट ऑफ द इमेजेस ऑफ द MSN एंड फंडामेंटल। And these three parts, part 1, part 2, part 3, this all together with the parts of ECG and X-ray will make a series of IBQ session, image based question session. Okay, we'll start with the part 2. So we'll start with the first one. In the first image you can see that is omphalocele gastroschisis. Okay, so इसमें हमें फोटो में हमें पता होना चाहिए, इसमें आपको बेबी का इमेज देके पूछेगा कि आपका बेबी को कौन सा वाला प्रॉब्लम है, ओम्फेलोसील है या गैस्ट्रोशिज़िस है। ठीक है, सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या देखने को मिलता है। जो गैस्ट्रोशिज़िस होगा इसमें जो इंटेस्टाइन्स है विल बी आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन, पर वो किसी भी पाउच में कवर नहीं होंगे, दे विल बी ओपन। पर जो ओम्फेलोसील है, सील का मतलब होता है ना, दे आर इन अ कवरिंग, उनको एक कवरिंग मिली हुई है। सो द इंटेस्टाइन, लिवर और जो भी ऑर्गन हमारा प्रोट्यूड हुआ है किसी होल से, वो एब्डोमेन के तो बाहर होगा बट दे विल बी इन अ कवरिंग। सो यहाँ पे एक सैक है, एक कवरिंग है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओम्फेलोसील। ओके, और गैस्ट्रोशिज़िस में जो भी पार्ट पेशेंट के एब्डोमेन से बाहर है वो किसी कवरिंग में नहीं होगा, दैट विल बी ओपन टू द एटमोस्फेयर। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड दीज आर द इमेजेस, दिस आर द एक्चुअल इमेजेस कि ये एक्चुअल कंडीशन में कैसा देखने को मिलता है, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया। सो ये हमारा A पार्ट है एंड दिस वन इज B। वैसे तो ये बहुत क्लियर है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन सा इमेज कौन सा वाला एक सैक में कवर्ड होता है और कौन सा वाला ओपन टू द आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। सो आपको मुझे बताना है कि आपको ये क्लियर हुआ है या नहीं, A कौन सा वाला डिनोट करता है और B वाला किसे डिनोट करता है। ओके, सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई हैव कवर्ड द, जिसमें आपका एक आता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये जो 3 मैनुअर्स है हमारे, ये ना कंफ्यूजिंग होता है, सो मैंने इन्हें साथ ही में क्लब कर दिया है सो दैट यू कैन क्लैरिफाई कि कौन सा आपको इनमें ना कुछ चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली नोटिस करनी है कि अगर जो भी हमारा यहाँ पर HCP है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो जब भी पेशेंट को मैनेज करे तो उसके हाथों की जो पोजीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, सो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो हमारा हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके हाथों की पोजीशन कहाँ पे है। एक तो है हेड पे, जो उसके हेड को टिल्ट कर रहा है, एंड जो सेकंड हैंड होगा वो चिन पे है, जो चिन को लिफ्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ओके, आपको ये हाथों की दोनों पोजीशंस पता होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज जॉ थ्रस्ट मैनुअर। ये हमारा जॉ थ्रस्ट मैनुअर है, इसमें जो पेशेंट के हाथों की लास्ट के 3 फिंगर्स हैं वो जॉ को पूरा थ्रस्ट करके ऊपर खींच रही होती है। सो दैट दिस वन इज जॉ थ्रस्ट मैनुअर। और जो भी पेशेंट होते हैं जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है ड्यू टू फॉल और ट्रॉमा और एक्सीडेंट, उन केसेस में हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं करते हैं, बिकॉज और ज़्यादा फर्दर इंजरीज के चांसेस होते हैं। सो उन दोस केसेस वी यूज जॉ थ्रस्ट मैनुअर। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई भी पेशेंट को फॉल हुआ है, सो आप अगर उसको आपको उसका एयर पे मैनेज करना है, सो आप उसको कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट यूज़ करेंगे या फिर जॉ थ्रस्ट यूज़ करेंगे। सो इसमें हम जॉ थ्रस्ट मैनुअर यूज़ करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट कैन एग्रीवेट द चांसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ओके, द नेक्स्ट वन इज C&E टेक्निक। इसमें भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें C&E टेक्निक, जब मास्क लगाते हैं तो C&E टेक्निक में क्या होता है कि आपकी जो थंब एंड 4 फिंगर है वो C बनाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थंब एंड 4 फिंगर C बना रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी की 3 फिंगर्स है वो E का साइन बना रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड C&E टेक्निक। इस टेक्निक से आप जो एम्बूबैक का मास्क होता है उसे होल्ड करते हैं। द नेक्स्ट इज हैमलिच मैनुअर। ये मैनुअर होता है जब भी हमारा थ्रोट में, ट्रैकिया में कोई फॉरेन बॉडी फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए, क्योंकि अगर वो फंसेगा तो कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, सो फॉरेन बॉडी को ट्रैकिया से रिमूव करने के लिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से
बचाने के लिए, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट करने के लिए हम ये मैनुअर करते हैं। हेमलिच मैनुअर होता है जिसमें जो HCP होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है, वो पेशेंट के बैक में जाके उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देता है। ओके, और ये इमेज है लेरिंजोस्कोप का। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जैसे ET ट्यूब डालना होता है तो भी हम लेरिंजोस्कोप यूज़ करते हैं, सो दैट हम विजुअलाइज कर सके आपका जो ये थ्रोट वाला रीजन है उसे अंदर से, ठीक है। सो इसमें आपका ब्लेड्स, ये मैं लिख देती हूँ, इसमें आपका ब्लेड्स देके आपको पूछ सकता है कि वो लेरिंजोस्कोप का कौन सा ब्लेड है। तो इसमें 2 तरह के ब्लेड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज स्ट्रेट ब्लेड्स आते हैं और सेकेंड इज कर्व वाले ब्लेड्स आते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको नाम पता होना चाहिए। जो स्ट्रेट है उनको हम बोलते हैं मिलर, और जो हमारे कर्व होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक और मैक। ओके, सो स्ट्रेट लेरिंजोस्कोप का ब्लेड है तो उसे मिलर बोलेंगे एंड द कर्व वन इज मैक। आपको ये पता होना चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैक में जो लास्ट सी है दैट इज कर्व। ओके, कर्व अगर ब्लेड है तो दैट इज मैक। द नेक्स्ट इज हॉट एयर ओवन। ये जो इमेज है हमारे हॉट एयर ओवन का है, और साथ ही इसके साथ आपको ऑटोक्लेव मशीन का भी इमेज पता होना चाहिए। वो आप एक बार गूगल कर सकते हैं, मैंने इसमें पेस्ट नहीं किया है। सो हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव मशीन, इनमें थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्जाम टाइम पे हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए। ओवन तो आपको जो नॉर्मल एक ओवन होता है ना वैसे ही दिखाई देगा, एक स्क्वायर बॉक्स की तरह, और ऑटोक्लेव मशीन थोड़ा राउंड आपको दिखाई देगी। द नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। ये इंसेंटिव स्पायरोमेट्री चेस्ट एक्सरसाइजेस में होता है, आपके लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होता है, जो मोस्टली जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट है उनको दिया जाता है, सो दैट उनका लंग का वापस फंक्शन रीगेन हो सके, इम्प्रूव हो सके, लंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो सके उसके लिए। सो दैट दिस इज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इसमें भी आपके 2 तरह के आते हैं, एक वॉल्यूम बेस्ड भी होता है, आपको उसका भी इमेज देखना है। देन द नेक्स्ट इज आपको ये थर्मोमीटर है, इनका इमेज मैंने साथ में ही लगा दिया सो दैट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फर्स्ट वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला थर्मोमीटर है। इसमें आपको ये जो पार्ट्स है इनको ध्यान रखना है, सो दैट यू डू नॉट कंफ्यूज इट विद अदर थर्मोमीटर्स। अभी इसमें 3 थर्मोमीटर का स्लाइड मैंने पेस्ट किया है। सो दिस वन इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला हमारा जो टेम्परेचर होता है दैट इज अ कोर टेम्परेचर। ओके, वो हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो हमारी जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं उनसे ऑल्टर नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन द नेक्स्ट इज टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। टेम्पोरल आर्टरी हमारी यहाँ पर फॉर टेम्पोरल रीजन में होती है। सो दिस वन इज, ये आपका टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर है। आपको बस इमेज देख के पता होना चाहिए कि कौन सा थर्मोमीटर का इमेज आया, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इससे पहले वाला जो इमेज था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें थोड़ा पॉइंटेड आपको एंड दिखेगा, और ये है हमारा टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। एंड द नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर। देन these two images can also be confusing, इसलिए ये साथ पे रखी है। फर्स्ट वन इज ऑप्थेल्मोस्कोप, जो आइज के लिए यूज किया जाता है, सो दैट टू विजुअलाइज इनसाइड द आइज। सो दिस वन इज ऑप्थेल्मोस्कोप एंड द नेक्स्ट वन इज ओटोस्कोप, टू विजुअलाइज इनसाइड द ईयर। ओके, सो ये आपको ओटोस्कोप में भी देखना है कि आपको एक शार्प पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा, सो दैट यू कैन पुट इट इनसाइड द ईयर एंड विजुअलाइज इट। सो दिस वन इज ओटोस्कोप एंड ये वाला हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप। देन विल कम टू द न्यूनेट में आपको जो चीज़ें दिखती हैं और कंफ्यूजिंग हो सकती हैं उनको। फर्स्ट वन इज़ रेडियंट वार्मर। अगर आप जब भी डिलीवरी होती है, किसी बेबी को रिसीव करते हैं, तो हम उसे सबसे पहले मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं, पर थोड़ी देर बाद हम उसे कोई भी जब बेबी होता है उसे रेडियंट वार्मर पे रखा जाता है अगर बेबी स्टेबल नहीं है तो। सो रेडियंट वार्मर मशीन को आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन है, NICU में तो होता ही है। सो ये आपको रेडियंट वार्मर का फोटो है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, क्योंकि फोटोथेरेपी मशीन भी समहाउ ऐसे ही दिखती है, पर उसमें आपको ब्लू लाइट आपको देखने को मिलेगा। सो रेडियंट वार्मर है, इसमें कोई भी यहाँ पर लाइट नहीं होती है, ठीक है। और ये पूरा ऊपर से ओपन होता है, बस साइड में ये ग्लास है, सो दैट बेबी को प्रोटेक्शन मिले। द नेक्स्ट वन इज इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा क्लोज स्पेस होता है, दिस वन इज इंक्यूबेटर। एंड द नेक्स्ट वन इज फोटोथेरेपी मशीन। इसमें ये भी थोड़ा रेडियंट वार्मर जैसा दिख रहा है, पर आपको इसमें दिखेगा कि कुछ भी IV स्टैंड के लिए अलग से नहीं लगा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्लू लाइट बेबी को मिलेगी। इसमें भी 1 वे और 2 वे होते हैं। सो दिस वन इज ब्लू लाइट अगर दिख रहा है तो दिस इज फोटोथेरेपी मशीन। जब भी बेबी को जॉन्डिस होता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है, सो वी प्रोवाइड फोटोथेरेपी टू द बेबी। नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक मशीन।
ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट साथ में लगाए हैं, दीज आर रिलेटेड टू द हार्मोनिक मशीन। हार्मोनिक मशीन का फंक्शन क्या होता है? ये जो मशीन है दैट इज हार्मोनिक मशीन। इसका फंक्शन होता है इसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस विच कट एंड कोएगुलेट द सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, ये हमारा मशीन है। द नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक ट्रांसड्यूसर, जो अटैच किया जाता है वहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वन इज हार्मोनिक प्रोब। ये 3 चीज़ें हमारे हार्मोनिक मशीन के पूरे सिस्टम में यूज़ होती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो अभी इसके आपको इसके पार्ट्स भी पता होने चाहिए। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। दिस वन इज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। सो इसमें मैं आपको एक सेकेंड, इसमें हमारा मेन आता है सक्शन चैम्बर, वाटर सील चैम्बर और कलेक्शन चैम्बर। सो यहाँ पर जो ये आपको रेड कलर का फ्लूइड दिखाई दे रहा है, ये हमारा कलेक्शन चैम्बर होता है, ठीक है। एंड दिस वन इज, ये जो ऊपर आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज सक्शन चैम्बर। और हमारा जो यहाँ पर ये जो लंबा सा कॉलम दिखाई दे रहा है ना, दिस वन इज वाटर सील चैम्बर। और इसी में यहाँ पर हमारा आता है वाटर सील चैम्बर में ही हमारा कनेक्टेड है यहाँ पर एयर लीक चैम्बर। तो ये इसके 4 चैम्बर्स आपको पता होने चाहिए। देन दिस वन इज क्लोज सक्शनिंग। ये हमारा क्लोज सक्शनिंग का इमेज है। कोई भी पेशेंट, आईसीयू पेशेंट्स में देखा जाता है कि उन्हें सक्शनिंग की नीड होती है। तो एक होता है ओपन सक्शनिंग और एक होता है क्लोज सक्शनिंग। ओपन सक्शनिंग हमारा स्टेराइल प्रोसीजर होता है, पर ये जो क्लोज सक्शनिंग है, दिस वन इज नॉट स्टेराइल, दिस वन इज एन ओपन प्रोसीजर। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, बट क्लोज सक्शनिंग इज एन क्लोज सक्शनिंग इज एन क्लीन प्रोसीजर, नॉट ए स्टेराइल प्रोसीजर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेशेंट का जो पूरा कैथेटर होता है यहाँ पर, दैट इज ऑलरेडी क्लोज। वो कहीं से भी किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। सो इसमें ऑलरेडी कोई भी पार्ट कैथेटर का हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। सो दैट्स वाई हम क्लोज सक्शनिंग को क्लीन प्रोसीजर की तरह ही करते हैं। द नेक्स्ट वन इज डीवीटी पंप। ये है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर डीवीटी किसी पेशेंट को हो जाता है तो यहाँ वहाँ पर डीवीटी पंप यूज़ किया जाता है। ये बहुत कॉमनली आपको किसी भी वार्ड में देखने को मिल जाता है। मोस्टली पेशेंट्स को अगर पेशेंट ओबीज है, ओवरवेट है, या फिर बेड से रिस्ट्रिक्टेड है और उनका BMI ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल ही जाता है, बिकॉज दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और अगर कोई बेड रिडन पेशेंट्स है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के। सो उन पेशेंट्स में आपको ये डीवीटी पंप देखने को मिलेगा। सो इसमें एक मशीन यहाँ पर बेड साइड लगी होती है, और यहाँ पर उनके पैडेड एरियाज होते हैं, विच विल बी पैडेड ओवर ऑफ द काफ ऑफ द लेग्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर किस लिए होता है? इन्फेंटोमीटर हाइट मेजर करता है। जो बच्चे होते हैं उनका हाइट मेजर करने के लिए हमारा इन्फेंटोमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट इज हमारा शाके टेप। शाके टेप में मुझे जो इम्पॉर्टेंट बात बताना है, दैट इज, एक तो शाके टेप हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, दैट इज MUA, एक सेकेंड, MUAC, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करता है। और ये किस एज ग्रुप के लिए यूज होता है? दैट इज 6 months to 5 year ऑफ एज वाले चाइल्ड में हम शाके टेप को यूज़ करते हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि मार्किंग किस किस एरिया पे है। ये मार्किंग आपको ध्यान देना है कि रेड जोन, येलो और ग्रीन जोन किस मार्किंग से शुरू होता है, ठीक है। सो हमारा रेड जोन इज लेस देन 11.5 सेंटीमीटर पे हमारा रेड जोन है, और मोर देन 12.5 पे हमारा ग्रीन जोन है। इन बिटवीन 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर के बीच में है, दैट इज हमारा ग्रीन येलो जोन। लेस देन 11.5 रेड में आपको आएगा सैम, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। 11.5 से 12.5 इज येलो, मॉडरेट, ओके, एंड मोर देन 12.5 इज ग्रीन, मतलब नो मालन्यूट्रिशन। और साथ ही हमारा ये हमारा मार्किंग है अकॉर्डिंग टू द शाके टेप, जिसमें हम सैम, मॉडरेट मालन्यूट्रिशन और ग्रीन दैट इज नॉर्मल
में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर लेस देन 12.5 इज वेस्टेड, 12.5 to 13.5 is borderline, and more than 13.5 is normal. ये दो अलग क्राइटेरिया, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सैम पूछता है तो दैट इज लेस देन 11.5, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पर अगर आपको वेस्टेड पूछा गया है क्वेश्चन में तो दैट विल बी लेस देन 12.5। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बेन सर्किट। बेन सर्किट का ही एक और नाम होता है दैट इज मैपल्सन डी। ये आपको ओटीज में देखने को मिल जाता है कब पेशेंट को जब इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स देने होते हैं, सो देयर आल्सो वी यूज बेन सर्किट। ओके, और अभी हम थोड़ा फोर्सेप्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेप्स होती हैं। उनका इमेज आपको देख के रखना है क्योंकि आपको इमेज देख के भी पूछ सकता है टू आइडेंटिफाई ये कौन सा इमेज है। सो हम जल्दी जल्दी एक बार आपका इमेजेस देख लेंगे। फर्स्ट वन इज मेगल्स फोर्सेप। ओके, मेगल्स फोर्सेप किस लिए यूज होता है? फॉर गाइडिंग एजी ट्यूब इंसर्शन। जब भी एजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उसको गाइड करने के लिए आपका मेगल्स फोर्सेप्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप बहुत बेसिक है, ये क्लैम्प करने के लिए यूज किया जाता है टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स और टिश्यूज ड्यूरिंग सर्जरी, और सो इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोस्टेट। नेक्स्ट वन इज एलिस क्लैम्प। एलिस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शार्प सिरेटेड टीथ होते हैं। दे प्रोवाइड फर्म ग्रिप फॉर होल्डिंग हैवी टिश्यूज जैसे ब्रेस्ट टिश्यू, फेशिया, इन सबको होल्ड करने के लिए आपका एलिस यूज किया जाता है। इसको यहाँ पर आपको ऐसे शार्प सिरेशंस देखने को मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज बैबकॉक फोर्सेप्स। बैबकॉक फोर्सेप, इसका जो आगे का टिप है दैट इज स्मूथ राउंडेड जो विच होल्ड डेलिकेट टिश्यूज। हमारा जो अभी एलिस देखा था वो हमने वो फर्म टिश्यूज को होल्ड करने के लिए होता है, टफ टिश्यूज के लिए। बट जो हमारा बैबकॉक फोर्सेप है इट होल्ड्स डेलिकेट टिश्यूज, जैसे बावल होल्ड करना हो गया, ऐसे डेलिकेट टिश्यूज को होल्ड करता है। द नेक्स्ट वन इज स्पॉन्ज होल्डर। स्पॉन्ज होल्डर आपका जैसे ये स्पॉन्ज होल्ड करता है विच आर यूज्ड इन पार्ट प्रिपरेशन ड्यूरिंग सर्जरी। सो उस टाइम पे जब स्पॉन्ज होल्डर से आप पार्ट प्रिपरेशन, क्लीनिंग सब करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ये ओवन होल्डिंग फोर्सेप में आपको टिप का ध्यान देना है कि आपको टिप में ऐसे ओवल शेप दिखाई देंगी। सो दिस वन इज ओवम होल्डिंग फोर्सेप। ये हम यूज़ कर सकते हैं सिजेरियन सेक्शन में, हिस्टेरेक्टमी में, या फिर जो IVF ऑपरेशंस होते हैं उन सब में। द नेक्स्ट इज माउथ गैग। माउथ गैग हमारा कोई भी, अगर हम माउथ से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर माउथ को मतलब बस विजुअलाइज करना है, कुछ भी माउथ में चेक करना है, तो माउथ को ओपन रखने के लिए वी यूज़ माउथ गैग। ये हमारा क्रॉस टावल क्लिप। नॉर्मल टावल क्लिप आप सबने देखा होगा, दिस वन इज क्रॉस टावल क्लिप। तो अगर इमेज एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। द नेक्स्ट वन इज आयर्स स्पैचुला। आयर्स स्पैचुला जो है हमारा ये ज़्यादातर आपने ये वुडन वाला देखा होगा, पैप्समेयर में ये यूज़ करते हैं। सो दिस इज यूज्ड इन पैप्समेयर। पैप्समेयर में हमारा आपका पैप्समेयर में हम एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स दोनों से सैंपल लेते हैं। सो जो हम एक्टोसर्विक्स से सैंपल लेते हैं वी टेक इट फ्रॉम आयर्स स्पैचुला। एंड दिस वन इज सर्कुलर स्टैपलर। ये हमारा जो सर्जरीज में अगर जहाँ पर सूचरिंग नहीं करनी होती, स्टैपलर भी, जहाँ पर सूचरिंग की जगह हम कहीं सर्जरीज में हम स्टैपलर भी यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज सर्कुलर स्टैपलर, और ये है हमारा सूचरिंग स्टैपलर। अगर आप ऑर्थो के केसेस देखेंगे सो उसमें मोस्टली अगर आप जैसे लेग है तो वहाँ पर स्टेपल्स लगे होते हैं आफ्टर सर्जरी, तो वहाँ पर हमारे ये सूचरिंग स्टेपलर्स ही यूज़ किए जाते हैं। दिस वन इज ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। इसमें आपको टिप पे ध्यान देना है कि इसके टिप ऐसे यहाँ पर सिरेशंस देखने को मिलेंगे और ऐसा शेप होगा उसका। ओके, सो दिस वन इज ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये भी हीमोस्टैट के लिए ही यूज़ की जाती है। इट यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स एंड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ओके, इट इज़ मेनली यूज इन हमारा जो ऑप्स का सर्जरीज होता है उसमें ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैट पॉ रिट्रैक्टर। ये हमारा जो सर्जरीज होता है उसमें बस रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कैट पॉ रिट्रैक्टर। द नेक्स्ट वन इज डॉइंस रिट्रैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, आपको पता होना चाहिए। डॉइंस रिट्रैक्टर में यहाँ पर एक होल होता है, ये हैंडल होता है, एंड यहाँ पर हमारा जो कर्व आता है दैट यू शुड नो, ये जो हमारा डॉइंस रिट्रैक्टर का कर्व है। ओके, ये हमारा जो भी अब्डोमिनल सर्जरीज है या फिर
पेल्विक सर्जरीज है, इनमें एरिया को विजुअलाइज करने के लिए हम रिट्रैक्टर डालते हैं और उसे पुल करते हैं. सो दिस वन इज डोएंस रिट्रैक्टर. नेक्स्ट वन इज डीवर्स रिट्रैक्टर. इसमें आपको शेप पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपका ऐसा डी शेप बनता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डीवर्स रिट्रैक्टर. ये भी हमारा सेम जो हमने अभी डोएंस में देखा वही डीवर्स रिट्रैक्टर का है कि एब्डोमिनल सर्जरीज में ये टू विजुअलाइज द एरिया, टू ब्रॉडन अप द ओपनिंग, ये वाला रिट्रैक्टर हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज लैंडेंस रिट्रैक्टर और कॉमनली नोन एज एल रिट्रैक्टर. सो इसमें आपको ये एल शेप देखने को मिलेगा और यहाँ पर हैंडल है, दैट इज वन इज एल रिट्रैक्टर. ये भी टू ब्रॉडन अप द ओपनिंग्स सो दैट हम उसको उस एरिया को अच्छे से विजुअलाइज कर सके, जो भी प्रोसीजर करना है वो कर सके, उसके लिए हमारा रिट्रैक्टर है एल रिट्रैक्टर. नेक्स्ट वन इज मोरिस. ये जो 4 रिट्रैक्टर मैंने अभी दिखाए हैं आपको, डोएंस, डीवर, एल और मोरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मोरिस में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कर्व होता है. यूजुअली आपको ये एल दिखाई दे रहा है पर साथ ही यहाँ पर एक और कर्व देखने को मिलता है. ओके, सो दिस वन इज मोरिस रिट्रैक्टर. द नेक्स्ट वन इज परकशन हैमर. ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें 4 स्टेप होते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. तो उसमें जो परकशन होता है, जैसे नी में परकशन करना हुआ, सो उसके लिए भी यूज़ ऑफ हैमर. ये हमारा परकशन हैमर होता है जिसमें हमारा एक शार्प पॉइंटेड एंड होता है और एक ब्रॉड ब्लंट एंड होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज मेयो सीजर. मेयो सीजर इज यूज टू कट हैवी टिश्यूज जैसे फेशिया, मसल्स, टेंडन, उनके लिए आपको मेयो सीजर देखने को मिलेगा. और ये मेयो सीजर बहुत बेसिक होता है, ये हर ट्रॉली में आपको देखने को मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज मेड्सेनबर्म सीजर. आपको इन दोनों सीजर्स में कंफ्यूज नहीं होना बिटवीन मेयो सीजर एंड मेड्सेनबर्म सीजर. मेयो सीजर तो हमारा नॉर्मल है, आपको ये इस रेशियो में कट हो रहा है, ठीक है. पर जो हमारा मेड्सेनबर्म सीजर है, इसमें आपको यहाँ पर बहुत लॉन्ग बॉडी है और यहाँ पर जो हमारा अपर पार्ट है जो कट करने के लिए, दैट इज वेरी शॉर्ट. सो दिस वन इज मेड्सेनबर्म सीजर. ये हमारा जो शॉर्ट पार्ट है, सो वी यूज दिस सीजर फॉर प्रिसाइज डिसेक्शन के लिए, ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डिसेक्शन अगर करना है, ब्लंट डिसेक्शन है, डेलिकेट टिश्यूज़ को कट करना है, फैट्स, ऑर्गन, इन सब के लिए, फैटी जो ऑर्गन है उन सब के लिए हम मेड्सेनबर्म सीजर का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट इज बेल्फोर सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर. ये रिट्रैक्टर हम एब्डोमिनल सर्जरीज या थोरेसिक सर्जरीज में यूज़ करते हैं. दिस इज सेल्फ रिटेनिंग. सो एक बार ये रिट्रैक्टर लगा दिया और अगर हमने साइड से यहाँ पर इनको सेट कर दिया, सो इट विल बी सेल्फ रिटेनिंग. इसको आपको हाथ से पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सेल्फ रिटेनिंग. ये खुद से वहीं पर रिटेन रहेगा. सो दिस वन इज बेल्फोर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर. द नेक्स्ट वन इज ट्रैकियल डायलेटर. ये हमारा जब भी हम ट्रैकियोस्टमी करते हैं तो वहाँ पर ट्रैकियो को डायलेट करने के लिए वी यूज़ ट्रैकियल डायलेटर्स. आपको इसका इमेज याद रखना है, यहाँ पर जो कर्व होता है और आपको ये भी बीच में ऐसा अलग से मेटल दिखाई देगा, दैट इज, सो वी वुड नो कि ये हमारा ट्रैकियल डायलेटर है. द नेक्स्ट वन इज एपिजियोटमी सीजर. सो जब भी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के पेशेंट्स हैं, सो उनमें अगर एपिजियोटमी देना है तो उसके लिए हम एक अलग से सीजर यूज़ करते हैं. वी डू नॉट यूज़ मेयो सीजर और जो पुराना बेसिक सीजर है, वी यूज़ एपिजियोटमी सीजर फॉर गिविंग एपिजियोटमी. इसका जो खास बात होता है, इसमें एक ब्लंट एंड होता है, एक शार्प एंड होता है. ब्लंट एंड इसलिए होता है सो दैट जो फीटस हेड है उसे इंजरी ना हो. सो वी हैव वन ब्लंट एंड एंड वन शार्प एंड. So this one is episiotomy scissor. Next is umbilical cord cutting scissor. जो बेबी के साथ umbilical cord अटैच होती है उसे कट करने के लिए, this one is umbilical cord cutting scissor. The next one is Kocher forceps. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको एक सिंगल शार्प टूथ देखने को मिलता है कोचर फोर्सेप में और ये हमारा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमारे गायनी प्रोसीजर्स में यूज़ किया जाता है, एनबीडी में यूज़ किया जाता है, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. ये आपका गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज में, पेल्विक एग्जामिनेशंस में यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैम्प. इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो इसमें यहाँ पर जो ये सेरेशंस है, दीज आर वर्टिकल. ये सेरेशंस वर्टिकल है. अभी तक जो मोस्टली थे उनमें हमारा हॉरिजॉन्टल आपको ऐसे सेरेशंस देखने को मिलते हैं, बट इन इंटेस्टाइनल क्लैम्प नॉन क्रशिंग, इसमें हमारे वर्टिकल सेरेशंस होते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकल. ये जो भी हम टिश्यू या पार्ट होल्ड करेंगे उसको क्रश नहीं करेंगे. सो दीज आर नॉन क्रशिंग इंटेस्टाइनल क्लैम्प. द नेक्स्ट वन इज निडल होल्डर. निडल होल्डर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें जो सेरेशंस होंगे उनके बीच में एक प्लेस होगा जहाँ पर आप निडल को प्लेस कर सकते हैं. ओके, गैप बना होगा. सो दिस वन इज निडल होल्डर.
एंड दिस वन इज वल्सलम। वल्सलम हमारा यहाँ पर कर्वी पार्ट आपको वल्सलम में देखने को मिलता है। एंड वल्सलम इज यूज टू ग्रास्प द डेलिकेट टिश्यू, जैसे सर्विक्स, यूटेरस हमारा, जैसे आयोडीन इंसर्शन हो गया, हिस्टेरेक्टमी हो गया, इन सब प्रोसीजर में डेलिकेट टिश्यूज़ को जब हम होल्ड करते हैं, सो वी यूज़ वल्सलम फोर्सेप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इमेज है। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पंच बायोप्सी फोर्सेप। सो ये हमारा बायोप्सी के लिए हम पंच बायोप्सी फोर्सेप यूज़ करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है दैट इज़ यूज टू टेक बायोप्सी। ओके, सो ये हमारा सेकेंड पार्ट था ऑफ टॉप 100 IBQ फॉर द मेंस एग्जाम। एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट ऑब्स्टेट्रिक्स। और साथ ही आप लोगों ने कमेंट किया था दैट यू वांट अ वीडियो अबाउट हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग। अभी मेंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, मेंस में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस एंड अपलोड द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक चल रहा है, आई हैव जनरल शिफ्ट, सो उसमें मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, बट आई ट्राई टू मेक द वीडियो एंड अपलोड इट एज सुन एज पॉसिबल। सो bear it with me, and if you find this video helpful, do like it and share it. Thank you.